उत्तर प्रदेश का अनूपगढ़ जिला दिल्ली के बाहरी इलाके में बसा एक विशाल क्षेत्र जो अपनी उपजाऊ भूमि और बड़े पैमाने पर पशुपालन के लिए जाना जाता है। यहाँ के विशाल खेतों में आधुनिक सुविधाओं से लैस बड़े बड़े सुअर फार्म एक आम दृश्य थे जो इस क्षेत्र की समृद्धि का प्रतीक थे। इन फार्म हाउसों के मालिकों का जीवन कठिन परिश्रम से भरा था, लेकिन वे समृद्ध भी थे। लेकिन ऐसे ही एक सामान्य से दिखने वाले फार्म हाउस में एक भयानक अपराध चुपचाप घटित हुआ और उसे एक क्रूर तरीके से छिपाया गया। यह कहानी अगस्त 2018 की एक दोपहर से शुरू होती है, जब एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसके चेहरे पर जीवन की कठोरता और आंखों में गहरी चिंता थी, अनूपगढ़ जिला पुलिस स्टेशन पहुंचा। वह अपने बेटे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने आया था। उसका नाम रामचरण सिंह था और लापता व्यक्ति उनका 35 वर्षीय बेटा करण सिंह था, जो रामपुर गांव के सबसे बड़े सुअर फार्मों में से एक का मालिक था। रामचरण ने पुलिस को बताया कि 1 महीने से भी अधिक समय से उनका और उनके परिवार का अपने बेटे से कोई संपर्क नहीं हो पाया था। मेरा बेटा करण साहब, वह अपने काम में बहुत मेहनती है, रामचरण ने जांच अधिकारियों को बताया। वह परिवार को बताए बिना एक दिन के लिए भी कहीं नहीं जाता, लेकिन इस बार 1 महीने से ज्यादा हो गया है। मैं उसे फोन करता हूं तो उसका फोन बंद आता है। मैं बहुत चिंतित हो गया और 20 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी चलाकर उसकी फार्म पर अपनी बहू से पूछने गया। तो आपकी बहू प्रिया देवी ने क्या कहा? क्राइम ब्रांच के प्रमुख इंस्पेक्टर विक्रम राठौर ने पूछा, जो सीधे इस मामले को देख रहे थे। उसने कहा। रामचरण ने एक लंबी सांस ली। उसने कहा कि करण को व्यापार में भारी घाटा हुआ था और वह जुए में पड़ गया था, जिससे उस पर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ गया था। लगभग 1 महीने पहले जब माफिया के लोग कर्ज वसूलने आए और उसे जान से मारने की धमकी दी, तो वह भागकर मुंबई चला गया। शायद वहां से नेपाल भागने की फिराक में हो। प्रिया रो भी रही थी, कह रही थी कि उसे अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ रहा है। पति का कर्ज भी चुकाना है और इतने बड़े फार्म का प्रबंधन भी करना है। यह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। एक जुआरी पति के कर्ज में डूबकर भाग जाने की कहानी कोई नई नहीं थी, लेकिन रामचरण के लिए इसमें कुछ बहुत ही अतार्किक था। मुझे विश्वास नहीं होता साहब, रामचरण ने दृढ़ता से कहा। मैं अपने बेटे के स्वभाव को जानता हूं। वह बहुत चतुर नहीं हो सकता, लेकिन वह जुआरी बिल्कुल नहीं है। उसका फार्म बहुत अच्छा चल रहा था। सुअरों की नई खेप बिकने के लिए लगभग तैयार थी। उसके दिवालिया होने का कोई कारण ही नहीं है। मुझे शक है कि यहां कुछ और ही गड़बड़ है। कृपया मेरे परिवार की मदद करें और इस मामले की जांच करें। एक पिता के भावुक बयान और बेचैन करने वाली अंतरात्मा की आवाज ने इंस्पेक्टर राठौर का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने तुरंत मामले की पुष्टि करने का फैसला किया। उनके नेतृत्व में एक टीम रामपुर गांव में करण सिंह के सुअर फार्म पर पहुंची। फार्म बहुत बड़ा और आधुनिक था, जो एक खेत के बीच में अलग थलग स्थित था। इसका पैमाना मालिक की सफलता की कहानी कह रहा था, जो उसकी पत्नी की दिवालियापन की कहानी के बिल्कुल विपरीत था। जब जांचकर्ता पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लापता व्यक्ति की 32 वर्षीय पत्नी प्रिया देवी कुछ मजदूरों को सुअर का चारा ले जाने का निर्देश दे रही थी। वह एक सुंदर महिला थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान और उदासी साफ झलक रही थी। पुलिस का सामना करते हुए प्रिया ने एक बेचारी पत्नी की भूमिका पूरी तरह से निभाई, जिसे पति के चले जाने के बाद अकेले ही एक बड़ा व्यवसाय संभालना पड़ रहा था। उसने अपने पति की जुए की लत, बढ़ते कर्ज और फिर भाग जाने की कहानी को बहुत विस्तार से और आंसुओं के साथ सुनाया। वह मुझे और मेरे बच्चे को कर्ज के ढेर पर छोड़कर चले गए, प्रिया सिसकते हुए बोली। माफिया के गुंडे यहां कई बार आकर हंगामा कर चुके हैं। मैं बहुत डर गई थी। मुझे उनका कुछ कर्ज चुकाने के लिए सुअरों के कुछ बच्चे जल्दी में बेचने पड़े। अब मुझे नहीं पता कि क्या करना है। बस लोगों का कर्ज चुकाने और अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हूं। प्रिया से बात करते समय जांचकर्ताओं का ध्यान फार्म के एक मजदूर पर भी गया। वह लगभग 30 साल का एक हट्टा कट्टा और मजबूत आदमी था, जिसका नाम मनीष कुमार था। वह एक बेहद वफादार और समर्पित कर्मचारी लग रहा था। वह हमेशा अपनी मालकिन के पक्ष में बोलता और प्रिया को सांत्वना और प्रोत्साहन देता रहता था। करण भाई के जाने के बाद प्रिया भाभी अकेली रह गई हैं। यह बहुत मुश्किल है साहब, मनीष ने जांचकर्ताओं से कहा। हम भाई लोग यहां रहकर बस उनकी थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआती जांच से कोई खास नतीजा नहीं निकला। पत्नी द्वारा सुनाई गई कहानी हालांकि पिता के लिए संदिग्ध थी, फिर भी काफी तार्किक लग रही थी। जासूसों ने इलाके के कुछ जुआ अड्डों पर भी पुष्टि की और कुछ जानकारी मिली कि करण को कभी कभार वहां देखा गया था, लेकिन किसी ने भी यह पुष्टि नहीं की कि वह एक बड़ा जुआरी था।
करण सिंह का गुमशुदगी का मामला धीरे धीरे बंद होने की कगार पर पहुंच गया, जिसमें कोई आपराधिक सबूत नहीं था और कोई नया सुराग भी नहीं था। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम राठौर ने हार नहीं मानी। उन्हें लगा कि पत्नी प्रिया देवी का नाटक कुछ ज्यादा ही फाड़ था। उसका दुहक वास्तविक लग रहा था, लेकिन कभी कभी बहुत छोटे क्षणों में उन्होंने उसकी आंखों में एक भयानक ठंडक देखी थी। और वह मजदूर मनीष, उसकी भक्ति भी कुछ हद तक अतिरंजित थी। इस फार्म में कुछ तो गड़बड़ है, उन्होंने एक बैठक में अपनी टीम से कहा। एक आदमी गायब हो जाता है और पीछे एक युवा, सुंदर पत्नी और एक स्वस्थ मजदूर को छोड़ जाता है। एक त्रिकोणीय प्रेम संबंध हमेशा हत्या का एक क्लासिक मकसद होता है। प्रिया और मनीष के बयान एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हैं जैसे उन्हें रटाया गया हो। मुझे इस कर्ज और जुए की कहानी पर विश्वास नहीं है। उन्होंने एक अलग दिशा में जाने का फैसला किया। उन्होंने एक जासूसी टीम को फार्म से काफी दूर एक गुप्त निगरानी बिंदु स्थापित करने का आदेश दिया, जहां से वे फार्म की सभी गतिविधियों, खासकर रात में, पर नजर रख सकें। उनकी कहानी में बहुत सारी समस्याएं हैं। उन्होंने कहा, एक टीम तैयार करो और करण के फार्म की दिन रात गुप्त निगरानी करो। मैं जानना चाहता हूं कि जब हम वहां नहीं होते तो वे दोनों वास्तव में क्या कर रहे होते हैं। करण सिंह के परिवार के फार्म की गुप्त निगरानी बहुत सावधानी से शुरू की गई। यह एक ऐसा काम था जिसमें अत्यधिक धैर्य और सूक्ष्मता की आवश्यकता थी। 4 जासूसों की एक टीम को लगभग असंभव काम सौंपा गया था। एक विशाल, अलग थलग फार्म पर 24/7 सभी गतिविधियों पर नजर रखना, बिना कोई निशान छोड़े। इलाके का अच्छी तरह से सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने पूर्व में फार्म से लगभग 1 किलोमीटर दूर पेड़ों से घिरी एक ऊंची पहाड़ी को चुना। इस स्थान से विशेष निगरानी उपकरणों के साथ वे घर के लगभग पूरे क्षेत्र और मुख्य बाड़ों को देख सकते थे। एक अस्थायी छलावरण वाला तंबू लगाया गया, जो अगले कई हफ्तों तक टीम का फील्ड कमांड सेंटर बन गया। जासूसों का जीवन चिलचिलाती गर्मी, मच्छरों और थका देने वाले सन्नाटे में इंतजार की एक श्रृंखला थी। निगरानी के शुरुआती दिन बेहद उबाऊ थे। मुख्यालय को भेजी गई रिपोर्टों में केवल एक मुश्किल दौर से गुजर रहे फार्म की सामान्य दैनिक गतिविधियों का वर्णन था। प्रिया देवी एक बहुत ही मजबूत और साधन संपन्न महिला के रूप में सामने आई। वह हर दिन बहुत जल्दी उठती, सभी कामों का प्रबंधन करती, बचे हुए मजदूरों को निर्देश देने से लेकर खुद ट्रैक्टर चलाकर चारा खरीदने और बेचने तक। उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी और चिंता छाई रहती थी, जो एक ऐसी पत्नी की थी जिसे अपने पति की जगह सब कुछ संभालना पड़ रहा था। वहीं मजदूर मनीष कुमार एक सक्षम दाहिने हाथ, एक वफादार साथी के रूप में दिखाई दिया। वह बिना रुके काम करता, हमेशा सबसे ज्यादा और सबसे भारी काम करने वाला व्यक्ति होता। अपनी मालकिन के प्रति वह हमेशा एक बहुत ही उचित और सम्मानजनक रवैया रखता था। दिन के उजाले में उन दोनों के बीच का रिश्ता पूरी तरह से मालिक और नौकर का था। शुरुआती दिनों में जांच टीम में कुछ अधिकारियों को संदेह होने लगा कि क्या इंस्पेक्टर राठौर की परिकल्पना बहुत जल्दबाजी में थी, क्या वास्तव में कोई साजिश थी, या यह सिर्फ एक पारिवारिक त्रासदी थी, जैसा कि पत्नी ने बताया था। लेकिन जासूसों ने धैर्य नहीं खोया। उनका मानना था कि इंसान का असली चेहरा अक्सर रात के अंधेरे में ही सामने आता है, और वे सही थे। निगरानी के दूसरे सप्ताह की 5वीं रात को उनके धैर्य का फल आखिरकार मिल गया। उच्च रिजोल्यूशन वाले नाइट विजन दूरबीन के माध्यम से रात के लगभग 11 बजे, जब पूरा फार्म सो चुका था, जासूसों ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। मजदूरों के क्वार्टर का दरवाजा, जहां मनीष कुमार रहता था, धीरे से खुला। मनीष सावधानी से चारों ओर देखने के बाद बाहर निकला, लेकिन वह कहीं दूर नहीं गया। वह सीधे मुख्य घर के पिछले दरवाजे पर गया, जहां मालकिन प्रिया देवी रहती थी। दरवाजा अंदर से धीरे से खोला गया। वह अंदर घुस गया और सुबह होने तक बाहर नहीं निकला। यह हरकत स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड की गई थी और यह अगले कई रातों तक दोहराई गई। इन आधी रात की मुलाकातों को दर्ज करने वाली छवियों और वीडियो ने एक अकाट्य सबूत प्रदान किया। प्रिया देवी और मनीष कुमार प्रेमी थे। एक बेचारी पत्नी और एक वफादार मजदूर की पूरी कहानी दुनिया को धोखा देने के लिए रचा गया एक नाटक था। और करण के जुए के कर्ज के कारण भाग जाने की कहानी अब बेहद संदिग्ध हो गई थी। यह खबर इंस्पेक्टर विक्रम राठौर को दी गई। वह जानते थे कि वह सही रास्ते पर हैं। गुमशुदगी का मामला अब लगभग निश्चित रूप से एक हत्या का मामला था, लेकिन उनके पास अभी भी सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा गायब था, भौतिक सबूत। एक अवैध संबंध और एक झूठ, चाहे कितना भी संदिग्ध हो, हत्या का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्हें पीड़ित का शव खोजने की जरूरत थी, या कम से कम एक ऐसा निशान जो यह साबित करे
कि अपराध हुआ था। इस समय एक बड़े पैमाने पर तलाशी लेना बहुत जोखिम भरा होता। उन्होंने एक अलग ऐड में एक बार फिर फार्म से संपर्क करने का फैसला किया ताकि शुरुआती सुराग मिल सकें। एक नई योजना बनाई गई। एक टीम जिले के कृषि विस्तार केंद्र के अधिकारियों के रूप में फार्म पर जाएगी, जिसका कारण जैविक सुरक्षा, पशुपालन तकनीकों पर मार्गदर्शन करना और बीमारी के जोखिम की जांच के लिए मिट्टी और पानी के नमूने लेना होगा। यह आर्ड उन्हें पूरे फार्म क्षेत्र में कानूनी रूप से घूमने की अनुमति देगी। अगले दिन विशेष टीम फार्म पर मौजूद थी। प्रिया देवी और मनीष कुमार थोड़े हैरान थे, लेकिन वे जिले की एक आधिकारिक टीम को मना नहीं कर सकते थे, जबकि एक जासूस जो कृषि विशेषज्ञ की भूमिका निभा रहा था, जानबूझकर प्रिया और मनीष को दूर के बाड़ों में नई पशुपालन तकनीकों के बारे में बात करके उलझाए रख रहा था। दो अन्य जासूसों, जिनमें से एक फोरेंसिक विभाग का विशेषज्ञ था, ने चुपचाप अपनी खोज शुरू कर दी। उन्होंने मुख्य घर के चारों ओर एक चक्कर लगाया। हर विवरण को देखते हुए घर काफी साफ था, जिसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। वे पीछे के आंगन क्षेत्र में गए, जहां सुअरों के लिए चारा पकाने के लिए एक बड़ी रसोई थी। रसोई काफी सरल रूप से बनी थी, जिसमें केवल ईंट और सीमेंट से बना एक बड़ा लकड़ी का चूल्हा और मक्का और कसावा को पीसने के लिए एक औद्योगिक ग्राइंडर था। फोरेंसिक विशेषज्ञ ने अपने पेशेवर नजरिए से तुरंत लकड़ी के चूल्हे पर ध्यान दिया। बाहर से यह सामान्य लग रहा था, लेकिन जब वह नीचे झुका और भट्टी के अंदर ध्यान से देखा, तो उसे एक बहुत ही अजीब विवरण मिला। भट्टी के तल पर राख की परत का रंग एक समान नहीं था। लकड़ी की राख के परिचित भूरे, काले रंग के साथ सफेद रंग के कई छोटे टुकड़े मिले थे, जिनकी कठोरता और आकार असामान्य था। उसने सावधानी से एक विशेष नैब का उपयोग करके उन सफेद टुकड़ों में से कुछ को उठाया। उसने उन्हें धूप में देखा। उनकी संरचना छिद्रपूर्ण थी और उनका आकार उन हड्डियों के टुकड़ों जैसा था जिन्हें बहुत उच्च तापमान पर जलाया गया हो। मिल गया, उसने अपने साथी से धीरे से कहा। बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए विशेषज्ञ ने इन संदिग्ध टुकड़ों वाली पूरी राख को सावधानीपूर्वक एक सीलबंद बैग में एकत्र कर लिया। शुरुआती सबूत इकट्ठा करने के बाद टीम ने अपना तकनीकी निरीक्षण समाप्त किया और जल्दी से फार्म से निकल गई। संदिग्ध राख को तुरंत फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया गया। अगले कुछ दिन जांच टीम के लिए तनावपूर्ण इंतजार के दिन थे। वे जानते थे कि इस बार की फोरेंसिक रिपोर्ट एक निर्णायक झटका होगी। और फिर फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई। इसने जांच टीम के संदेह को एक भयानक सच्चाई में बदल दिया। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि रसोई की राख में पाए गए सफेद टुकड़े जानवरों की हड्डियां नहीं थे। सूक्ष्म संरचना और रासायनिक सप्ताह इस मारा गए संरचना के विश्लेषण के माध्यम से उन्होंने पुष्टि की कि वे मानव हड्डियों के टुकड़े थे, जिन्हें अत्यधिक उच्च तापमान पर जलाया गया और कैल्सीफाई किया गया था। और इससे भी अधिक भयावह, खोपड़ी और जबड़े की हड्डी के मिले टुकड़ों के आधार पर वे यह निर्धारित कर सकते थे कि वे एक वयस्क पुरुष पीड़ित के थे। लापता होने का मामला अब आधिकारिक तौर पर हत्या और शव जलाने के मामले के रूप में पुष्टि हो गया था। अपराध स्थल कहीं और नहीं, बल्कि फार्म की लकड़ी की रसोई ही थी। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर ने फोरेंसिक रिपोर्ट अपने हाथ में ली। वह जानते थे कि अब इस विक्रम राठौर अपने हाथ में लीके की अबेरीनाथ दुष्ट प्रेमी जोड़े के नाटक को समाप्त करने का समय आ गया है। इस अकाट्य वैज्ञानिक सबूत और उनके अवैध संबंधों के एकत्र किए गए सबूतों के साथ जांच टीम के पास अब सबसे मजबूत कानूनी आधार था। हमारे पास पीड़ित की हड्डियां हैं, उन्होंने अपनी टीम से कहा। उनकी आवाज कठोर थी। अब समय आ गया है कि इन इंसानी खाल में छिपे शैतानों को उनके किए की सजा दी जाए। फोरेंसिक रिपोर्ट एक अकाट्य सबूत बन गई थी। इसने करण सिंह की हत्या और उसके शव को उसी के घर के रसोई क्षेत्र में जलाने की भयानक सच्चाई को उजागर कर दिया था। लेकिन अपराधियों को पूरी तरह से दोषी ठहराने के लिए उन्हें अभी भी अंतिम कड़ी की आवश्यकता थी, यह साबित करना कि वे मानव हड्डियां करण सिंह की ही थीं। इंस्पेक्टर राठौर ने तुरंत एक और टीम को पीड़ित के पिता रामचरण सिंह के गृहनगर भेजा ताकि डीएनए मिलान के लिए नमूने एकत्र किए जा सकें। इस बीच प्रिया देवी और मनीष कुमार की एक साथ गिरफ्तारी की योजना बहुत विस्तार से और सावधानी से बनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों को एक साथ रंगे हाथों पकड़ना था, उनके पापी रिश्ते का सबसे जीवंत सबूत। जांच टीम ने आधी रात को कार्रवाई करने का फैसला किया। यह वह समय था जब अपराधी सबसे कम सतर्क होते थे और निगरानी टीम ने पुष्टि की थी कि मनीष अक्सर अपनी मालकिन के घर में घुस जाता था। एक बड़ी संख्या में क्राइम ब्रांच और सशस्त्र पुलिस को जुटाया गया। उन्होंने फार्म के नक्शे का अच्छी तरह से अध्ययन किया, पहुंचने के मार्गों और अपराधियों के विरोध की स्थिति में आकस्मिक योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। उस रात
हल्की बूंदाबांदी के बीच माहौल नम और ठंडा हो गया था। टीमें भूतों की तरह रात के अंधेरे में चुपचाप आगे बढ़ीं, धान के खेतों को पार करते हुए, छोटी नहरों के किनारे चलते हुए पूर्व निर्धारित स्थानों पर पहुंचीं और पूरे सुअर फार्म को घेर लिया। आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। बिना किसी शोर के न्याय का जाल कसता जा रहा था। ठीक सुबह 1 बजे जब निगरानी टीम ने वॉकी टॉकी पर पुष्टि की कि मनीष कुमार को मुख्य घर के अंदर घुसे हुए 1 घंटे से अधिक हो गया है, इंस्पेक्टर राठौर ने हमले का आदेश दिया। घर के मुख्य और पिछले दरवाजे लगभग एक ही समय पर तोड़ दिए गए। पूरी तरह से सुसज्जित सशस्त्र पुलिस अंदर घुस गई। वे सीधे दूसरी मंजिल पर बेडरूम की ओर बढ़े। जब बेडरूम का दरवाजा खोला गया तो पुलिस अधिकारियों के सामने एक घिनौना दृश्य था। प्रिया देवी और मनीष कुमार उसी बिस्तर पर नग्न अवस्था में लिपटे हुए थे जिस बिस्तर पर उसके पति की हत्या की गई थी। रंगे हाथों पकड़े जाने पर दोनों में विरोध करने की कोई हिम्मत नहीं बची थी। वे केवल अपने नग्न शरीर और अपनी शर्म को छिपाने के लिए कंबल पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। दोनों को जल्दी से काबू में कर लिया गया, हथकड़ी लगाई गई और उसी रात पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जैसे ही दोनों संदिग्धों को ले जाया गया, बाहर इंतजार कर रही एक बड़ी फोरेंसिक टीम ने व्यापक तलाशी लेने के लिए प्रवेश किया। जांच मुख्यालय में दोनों प्रेमियों को अलग अलग कमरों में पूछताछ के लिए अलग कर दिया गया। जांच टीम ने पहले प्रिया देवी से पूछताछ करने का फैसला किया। उनका मानना था कि भले ही वह मुख्य साजिशकर्ता हो सकती है, लेकिन एक महिला की मानसिकता के साथ वह अपने हट्टे कट्टे और जिद्दी प्रेमी की तुलना में अधिक आसानी से टूट जाएगी। इंस्पेक्टर राठौर के सामने प्रिया ने पहले तो अपराध से इनकार करने की कोशिश की। वह चिल्लाती रही, यह कहते हुए कि वह निर्दोष है, कि मनीष ने उसे नियंत्रित किया था। लेकिन जब जांचकर्ताओं ने मेज पर अकाट्य सबूत रखे, मनीष की हर रात उसके घर में घुसने की तस्वीरें और विशेष रूप से रसोई की राख में मिली मानव हड्डियों पर फोरेंसिक रिपोर्ट, प्रिया देवी की रक्षा की दीवार पूरी तरह से ढह गई। वह जानती थी कि सारे झूठ अब व्यर्थ हो चुके हैं। अंत में डर के आंसुओं के बीच उसने अपने और अपने प्रेमी की पूरी आपराधिक साजिश को कबूल कर लिया। प्रिया का कबूलनामा एक ऐसी महिला की दुखद कहानी थी जो अपनी जवानी में एक ऐसे विवाह में फंसी हुई थी जिसे वह उबाऊ मानती थी और जो उन शारीरिक भावनाओं की तलाश में एक पापी प्रेम संबंध में पड़ गई थी जिनकी उसे लंबे समय से कमी थी। उसने बताया कि उसका अपनी जवानी में संबंध में पड़ गई थी। पतिकरण एक दयालु, मेहनती आदमी था, लेकिन थोड़ा रूखा था और अपनी पत्नी की देखभाल करना नहीं जानता था। वह अपने ही घर में अकेलापन महसूस करती थी। दिन ब दिन पशुपालन के कठिन जीवन ने सारे रोमांस को खत्म कर दिया था। वह एक जुनून, एक ऐसे पुरुष की लालसा रखती थी जो उसकी शारीरिक इच्छाओं को पूरा कर सके। और फिर मनीष कुमार आया। वह एक छोटा स्वस्थ युवक था जो मीठी मीठी बातें करना जानता था। उसने अपनी मालकिन की आंखों में वासना की प्यास को पहचान लिया था। उसने छिपे हुए अर्थों के साथ तारीफ करना शुरू कर दिया। वह देखभाल और ध्यान देने लगा जो प्रिया को अपने पति से लंबे समय से नहीं मिला था। और फिर जो होना था वही हुआ। वे एक गुप्त, गलत और वासना से भरे प्रेम संबंध में पड़ गए। रात की गुप्त मुलाकातें एक ऐसी लत बन गईं जिससे वे छुटकारा नहीं पा सकते थे। जैसे जैसे उनका प्यार गहरा होता गया, करण सिंह का अस्तित्व उनकी आंखों में कांटा बन गया। प्रिया के बयान के अनुसार यह मनीष ही था जिसने उसके पति को मारने की योजना शुरू की थी। उसने कहा, प्रिया सिसकते हुए बोली, कि अगर करण गायब हो जाए तो हम खुलेआम साथ रह सकते हैं, बिना किसी डर के। उसने कहा कि वह कानूनी तौर पर तुम्हारा आदमी बनना चाहता है। मीठे शब्दों और अपने प्रेमी के साथ स्वतंत्र रूप से रहने की इच्छा से अंधी होकर प्रिया सहमत हो गई। योजना पर बहुत सावधानी से चर्चा की गई। उस फेटफुल रात के खाने के बाद प्रिया ने चुपके से अपने पति के पानी के गिलास में नींद की गोलियों की एक भारी खुराक मिला दी। जब करण दवा के असर में गहरी नींद में सो गया तो प्रिया ने मनीष को इशारा किया। प्रेमी घर में घुस आया और उसने एक बड़े तकिए से करण का चेहरा तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसें पूरी तरह से बंद नहीं हो गईं। अपराध करने के बाद उन्हें सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, शव को ठिकाने लगाना। उसने करण के शरीर के साथ क्या किया? इंस्पेक्टर राठौर ने पूछा। उनकी आवाज ठंडी हो गई। प्रिया कांप उठी। उस भयानक दृश्य को याद करते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा कि किसी को पूरी तरह से गायब करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कोई भी पहचान योग्य चीज पीछे न छोड़ी जाए। जांचकर्ता का सवाल एक चाबी की तरह था जिसने नरक का अंतिम द्वार खोल दिया। दहशत में प्रिया एक ऐसे कृत्य को बताने वाली थी जो हत्या से भी ज्यादा अमानवीय था। प्रिया देवी के कबूलनामे ने
एक क्रूर हत्या की साजिश का खुलासा किया था, जो एक गुप्त प्रेम संबंध और असीम लालच से छिपी हुई थी। लेकिन उनका अपराध यहीं नहीं रुका। पूछताछ कक्ष में जांचकर्ताओं के लगातार सवालों का सामना करते हुए प्रिया को कहानी का बाकी हिस्सा बताना पड़ा। शव को ठिकाने लगाने का एक ऐसा बर्बर तरीका जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसने कहा। प्रिया कांपते हुए बोली। उसकी आवाज टूट रही थी कि किसी को पूरी तरह से गायब करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कोई भी पहचान योग्य चीज पीछे न छोड़ी जाए। उसने कबूल किया कि करण को मारने के बाद मनीष ने शव को घर के पीछे की अतिरिक्त रसोई में घसीटा। यहां एक भयानक शांति के साथ उसने उन तेज चाकुओं का इस्तेमाल किया जो परिवार सुअर का मांस काटने के लिए इस्तेमाल करता था, और पीड़ित के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने कहा कि इंसानी मांस भी सुअर के मांस जैसा ही होता है। प्रिया सिसकियों के बीच बोली। और इसे ठिकाने लगाने का सबसे अच्छा तरीका इसे सुअरों का भोजन बनाना है। और फिर एक भयानक कृत्य हुआ। मनीष ने औद्योगिक ग्राइंडर का उपयोग करके पीड़ित के मांस के हिस्सों को पीस दिया, फिर उसे मकई और चावल के चौकर के साथ मिलाकर एक मिश्रित भोजन तैयार किया। उसके बाद उसने उस विशेष चारे को फार्म के सुअरों को खिला दिया। उसने उन निर्दोष जानवरों को अपने अपराध में भागीदार, अपने अपराध को मिटाने वाली मशीन बना दिया था। बाकी बची हड्डियों को भी उसने नहीं छोड़ा। उसने बड़े लकड़ी के चूल्हे में एक बड़ी आग जलाई और पीड़ित की सारी हड्डियां उसमें डाल दीं। उसने उन्हें कई घंटों तक जलाया, जब तक कि हड्डियां राख न हो गईं। फिर उसने उस सारी राख को सामान्य रसोई की राख के साथ मिला दिया और बगीचे में पेड़ों की जड़ों में बिखेर दिया। उसका मानना था कि इस तरह से कोई भी पीड़ित की एक छोटी सी हड्डी भी नहीं ढूंढ पाएगा। प्रिया के बयान ने मामले की पूरी सच्चाई को उजागर कर दिया। तुरंत बाद जांचकर्ताओं ने मनीष कुमार से पूछताछ की। अपनी प्रेमिका के बयान का सामना करते हुए वह अब और इनकार नहीं कर सका। उसने अपने सभी कार्यों को स्वीकार कर लिया, लेकिन सारा दोष प्रिया देवी पर डालने की कोशिश की। उसने कहा कि उसने केवल अपनी प्रेमिका के उकसाने पर काम किया था, कि वह ही मुख्य साजिशकर्ता थी, क्योंकि वह पूरी संपत्ति हड़पना चाहती थी। कुछ महीने बाद जिला न्यायालय में मुकदमा शुरू हुआ। पत्नी और प्रेमी द्वारा पति की हत्या कर शव को सुअरों को खिलाकर ठिकाने लगाने के इस मामले ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। अदालत में प्रिया और मनीष एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहे, लेकिन निगरानी की छवियों, रसोई की राख में मानव हड्डियों पर फॉरेंसिक रिपोर्ट से लेकर दोनों के कबूलनामे तक अकाट्य सबूतों के सामने सभी बहाने व्यर्थ थे। न्यायाधीशों ने माना कि अभियुक्तों का कृत्य अत्यंत क्रूर और अमानवीय था। उन्होंने न केवल बेरहमी से एक इंसान की जान ली, बल्कि मृतक की गरिमा को रौंदते हुए बर्बर तरीके से शव को भी ठिकाने लगाया। एक सक्रिय भागीदार, हत्या को अंजाम देने वाले और शव को ठिकाने लगाने की साजिश रचने वाले के रूप में उसकी भूमिका के लिए अभियुक्त मनीष कुमार को सबसे कठोर सजा मिली, मौत की सजा। अभियुक्त प्रिया देवी, मुख्य साजिशकर्ता के रूप में भले ही उसने सीधे तौर पर हत्या नहीं की, लेकिन योजना बनाने, सहायता करने और अपराध को छिपाने में उसकी भूमिका के लिए उसे भी एक समान सजा मिली, आजीवन कारावास। फैसला सुनाया जा चुका था, न्याय हो चुका था, लेकिन यह त्रासदी हमेशा के लिए आम करेगी। करण सिंह का सुअर फार्म मामले का खुलासा होने के बाद सील कर दिया गया और फिर वीरान हो गया। सुअर, वे निर्दोष जानवर जिन्हें अपराध को मिटाने का उपकरण बना दिया गया था, नियमों के अनुसार नष्ट कर दिए गए। जो कभी एक फलता फूलता व्यवसाय था, वह अब केवल एक मृत भूमि का टुकड़ा है, एक अक्षम्य अपराध का एक भयानक स्मारक। इस मामले से हम देखते हैं कि एक अवैध और गलत रिश्ते से कितनी भयानक त्रासदियां उत्पन्न हो सकती हैं। यह एक महंगा सबक है कि कैसे विवाह में अकेलापन अपराध के अंकुरण के लिए एक उपजाऊ जमीन बन सकता है, और कैसे लालच और वासना इंसानों को शैतान बना सकती है। यह मामला दिखाता है कि अपराध कभी कभी केवल एक जान लेने पर ही नहीं रुकता, बल्कि यह मानवता का सबसे क्रूर विनाश भी है। दो अपराधियों ने साथ रहने की इच्छा में उसी फार्म को, जिसने उन्हें पाला था, एक मानव वधशाला, एक बिना निशान वाली कब्र में बदलने में कोई संकोच नहीं किया। लेकिन कानून का शिकंजा बहुत मजबूत होता है। अपराध चाहे कितनी भी चतुराई से छिपाया गया हो, चाहे उसे राख में जला दिया गया हो या निर्दोष प्राणियों द्वारा खा लिया गया हो, अंततः वह कानून की सजा भुगतने के लिए प्रकाश में आ ही जाता है।